बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आप बजट से बिल्कुल परेशान नहीं हुए होंगे। दो कि मैंने बड़ी नॉन रियलिस्टिक बात की है क्योंकि कल का बजट बहुत परेशानी का बाइस बना है बहुत सारे लोगों के लिए। जी, कल वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए जो 85 खरब खसारे पर मुश्तमिल 188 खरब रुपए का बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी, कुछ के लिए अच्छी खबरें हैं, दो के बहुत कम अच्छी खबरें हैं, लेकिन ज़्यादातर बुरी खबरें ही हैं क्योंकि ये जो खसारे का मामला है इसके साथ साथ जो तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ है सरकारी मुलाजमीन की, लेकिन दूसरी जानिब जो तनख्वाहदार तबका है उसके टैक्सेस में भी तनख्वाह पे इजाफ़ा कर दिया गया है। 5% जो टैक्स है वो बढ़ेगा। मुख्तलिफ 5 तरह के स्लैब्स हैं जिस पर मुश्तमिल ये टैक्स बढ़ाया गया है। कौमी असम्बली में जी कल ये स्पीकर जो याद सादिक साहब हैं उनकी सरबराही में ये इजलास हुआ जिसमें बजट पेश किया गया और एज़ यूजुअल जब बजट पेश किया जा रहा था तो अपोजिशन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, दीगर लोग शोर शराबा कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, लेकिन बजट जो है वो प्रेजेंट करना जारी रहा गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने बजट पर तकरीर की और वो करते रहे इस हवाले से। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने तारीफ़ भी की साथ कि पिछली हुकूमत ने जो स्टैंड बाय मुआहिदा किया था उसका उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है और वो तारीफ़ों के पुल भी बांधते रहे। और स्टैंड बाय जो मुआहिदा है उससे महंगाई में भी कमी आई है, सरमायाकार मौक़े ढूंढ रहे हैं सरमायाकारी के। आई वंडर के ये कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ महंगाई कम हुई है, स्टैंड बाय मुआहिदे से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, सरमायाकार हैं जिनको मौक़े नहीं मिल रहे वो तलाश करी जा रहे हैं। और मालियाती जो कोशिशें हैं उसको इस्तेकाम करने के हवाले से उन्होंने भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर कहा। दो की वर्ड मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए मुझे लगता है ये ऑप्टिमिस्टिक का वर्ड हम सबकी ज़िंदगियों में शामिल होना चाहिए क्योंकि वैसे तो हम नहीं हो सकते, बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा जी, उन्होंने साथ साथ कहा कि ये सारा कुछ अभी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। ये बेहतर कैसे होगा और इस बजट के बाद जो उन्होंने पेश किया, अब ज़ाहिर इस पर वोटिंग होगी, दीगर मामलात होंगी। क्या बेहतरी है जी कल के बजट के लिए? इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया है तनख्वाहदार तबके पे, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। कल हम इस पर मुसलसल बात करते रहे हैं कि जो मिडिल क्लास तबका है वो सबसे ज़्यादा इन टैक्सेस की जद में आता है और फिर जो एक हमने इस्तिस्ना दिया हुआ एक स्पेसिफिक तबके को जो टैक्सेस पे नहीं करते और कुछ जिनको इस्तिस्ना हासिल नहीं भी है वो भी टैक्सेस पे नहीं करते हैं। इसी पे तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्र है जी, ठीक ठाक। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ हम कल के इस बजट के हवाले से करेंगे। ओवरऑल आपका क्या तज्जिया है इस बजट को लेके जो कल पेश किया गया है हुकूमत की जानिब से? ये बुनियादी तौर पे IMF का बजट है। इस पे पहले से ही मेरा ख्याल सबको मालूम था कि IMF ने कर्ज़ा देने की कुछ शराइत रखी हैं और उन शराइत का जो फोकस था वही था कि आप मज़ीद टैक्सेस बढ़ा दें। लेकिन जो IMF की एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के निज़ाम में कोई इस्लाहात हों, मालियाती निज़ाम में, वो सियासतदान नहीं करना चाहते हैं। यानी जो तनख्वाहों में 25% इजाफ़ा और 20% इजाफ़ा है जो मुलाजमीन की, इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये अखराजात बढ़ते ही चले जाएंगे। यानी एक हमारे पास 3 फिगर्स हैं, वो आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान की जो आमदनी है, इनकी मुतवक्के आमदनी है वो 9 खरब होनी है। हमारे अखराजात कुल 18 खरब के होने हैं, 18 से खरब से भी ज़्यादा है, 18.5 खरब। और हमने जो कर्ज़ों की मद में पूरे 1 साल के दौरान पैसे देने हैं वो कोई 10 खरब से ज़्यादा है। यानी जो पिछले साल हुआ वही इस साल भी होगा कि हुकूमत पाकिस्तान की आमदनी महज हमारे कर्ज़ों की वापसी के लिए भी काफ़ी नहीं है और उसकी बुनियादी वजह वो इस्तिस्ना हैं, वो एग्ज़म्पशंस हैं जो कि बड़े ताकतवर हलकों को दी जाती हैं। उसमें पेट्रोलियम सेक्टर है, गैस सेक्टर है, उसमें तमाम हमारी इंडस्ट्री है। आपको मालूम होगा कि पिछले साल के में कोई 3-3.5 खरब के इस्तिस्ना दिए गए, यानी टैक्सों में छूट दी गई इन तमाम बड़े सेक्टर्स को, और इसका फ़ायदा कोई आम आदमी को नहीं होता है। ये तो जो लोग तेल दरामद करते हैं, जो लोग
हमारी कपास बरामद करते हैं, कपड़े बरामद करते हैं, ये छूट उन्हें मिलती है। और इस तरह फिर हमारे जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा छूट मिलती है इन तमाम। तो इसको हम कहते हैं ताकतवर हल्के। ये 6-7 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं प्लस हमारी फ़ौज। तो वो जब तक कि इस्तिस्ना का सिलसिला चलता रहेगा बड़े लोगों के लिए, आम पाकिस्तान की जो आबादी है 80-85% वो लोग बनते हैं, उसमें तनख्वाहदार तबका भी आता है, इनके लिए मसाइल मुसलसल बढ़ते चले जाएंगे। इम्तियाज़ साहब, आपने ख़ुद भी कहा कि ताकतवर हल्के तो हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ दुबई में निकलती हैं, लंदन में निकलती हैं, दीगर ममालिक में निकलती हैं, उनके ऊपर टैक्सेस लगे हैं। एंड पे एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जो तनख्वाहदार तबका है, जिसकी ऑलरेडी तनख्वाह इतनी कम है और उसके लिए अपने एंड्स को मीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करना एक बहुत बड़ा मसला है उनके लिए, उनके ऊपर टैक्सेस में इजाफा, उनकी तनख्वाहों में कटौती, ये सारी चीज़ें एक बहुत मेजर इशू है। और क्यों हर बजट के अंदर इस बात को नज़रअंदाज किया जाता है कि हम अपनी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं टैक्सेस लगा के, जबकि हम अपने टैक्स नेट को बेहतर करने के लिए भी मुख्तलिफ इक़दाम कर सकते हैं, ना कि सिर्फ हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग की तरफ जाएँ। वो देखिए, हम काफ़ी रोना धोना हमने कर लिया हुआ है इस हवाले से। ये लोग सुनने वाले नहीं हैं, इसलिए कि बज़ाहिर तो जैसे कल इन्होंने कहा कि हमने 25% तनख्वाह में इजाफे का फ़ैसला किया है, ग्रेड 17 से 22 तक भी कोई 20% इजाफा होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या पूरे साल के दौरान गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा रुक जाएगा? क्योंकि जब गैस बिजली की कीमत में आप इजाफा करते हैं, और वो तकरीबन हर दूसरे तीसरे महीने ये इजाफा हो रहा है, हम देख रहे हैं गुज़श्ता 2 साल से, क्योंकि IMF के साथ आपने वादा किया हुआ। इस तरह जो पेट्रोलियम लेवी है, यानी डीज़ल पे और फर्नेस ऑयल और पेट्रोल पे लेवी में इजाफा हो गया, 70 से वो 80% हो गया है। सीमेंट की कीमत में इजाफा हो गया है। तो ये मुझे मालूम नहीं कि जो अगर 25% इजाफा भी कर लें उन लोगों की तनख्वाह में जो पहले ही पिसे हुए हैं महंगाई में, पहले ही बहुत ही बुरी हालत में, उन्हें इसका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि तो मईशत का पहिया जिन चीज़ों से चलता है वो पेट्रोल है, वो बिजली है, वो गैस है। अगर इसको आप महंगा कर देते हैं तो बाकी शोबों में आप कंट्रोल महंगाई कर लें, लेकिन उसके बावजूद आम लोगों की मुश्किलात इससे हल नहीं होंगी। और ये एक जो बकौल मिफ्ता इस्माइल के कि वही 1% की रिपब्लिक है, यानी 1% लोग हैं जो अपने लिए मुराद भी घड़ते रहते हैं, पैदा करते रहते हैं, और टैक्सों में इजाफा कर करके लोगों को, मैं कहता हूँ कि इक़्तिसादी तौर पे ज़लील भी कर रहे हैं, ख़ुद फल फूल रहे हैं। लेकिन वो जो 1% लोग हैं, बाकी लोगों की कॉस्ट पे उनकी तरक्की हो रही है। एब्सोल्युटली, और सो राइट कि वो 1% लोगों की बाकी लोगों की कॉस्ट है। और ज़ाहिर है अब ये सिस्टम वो है जिसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जो पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं, जो इसको बेहतर करने वाले हैं, वो किसी तौर पे भी तैयार नहीं है। अच्छा जी, सिंध हुकूमत के हवाले से भी मैं सवाल करूँगी कि इलेक्ट्रिक को लेके, लेकिन पीपल्स पार्टी का इस बजट पे बड़ा नाखुशगवारी का उन्होंने इजहार किया है, जबकि दूसरी जानिब ज़रताज गुल साहिबा की कल एक स्टेटमेंट देख रही थी, उन्होंने कहा जी कि ये पीपल्स पार्टी की वजह से ही ये जो हुकूमत है इसको इतनी शय मिली हुई है। तो अब पीपल्स पार्टी कहीं डबल गेम चल रही है इम्तियाज़ गुल साहब, इधर भी अपना सेटल स्कोर किया हुआ है और दूसरी जानिब वो नाखुशगवारी का इजहार भी कर रहे हैं। देखिए, पहले तो ये इंस्ट्रूमेंटल थे इमरान खान की हुकूमत को गिराने में, इन्होंने भरपूर उसका साथ दिया। दूसरी बात यह है कि ये जो लोगों के सामने ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं कि हम हुकूमत में नहीं हैं, यानी कोई बेवकूफ़ का बच्चा होगा जो ये इस बात पे यकीन करेगा। इसलिए कि सदर साहब आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ बैठ गए हैं, उन्होंने 3 अपने गवर्नर लगा दिए हैं, उन्होंने सेनेट का चेयरमैन लगवा दिया है, और फिर ये कहते हैं कि हम हुकूमत में नहीं। कल जो कुछ भी हुआ बजट से पहले, मैं समझता हूँ महज लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। अंदर से ये सारे मिले हुए हैं, और वही जो 1% की मैंने बात की उसमें फ़ौज भी शामिल है, उसमें सारे हमारे सियासतदान और बिज़नेस कम्युनिटी भी शामिल है। ये मिल मिला के आवाम का खून निचोड़ रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। वो मरहम पट्टी करते रहते हैं, थोड़ी बहुत
मरहम लगा देते हैं, लेकिन साथ ही बिजली की कीमत में, साथ में गैस की कीमत में इजाफा हो जाता है। तो जो पीपल्स पार्टी है वो बिल्कुल आपने सही कहा कि एक दोगली पॉलिसी इख्तियार किए हुए, लेकिन वो ये समझते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि मेरा ख़्याल है बहुत मुश्किल है। कल जब ये ड्रामा चल रहा था टीवी पे तो मुझे 1-2 लोगों ने आके कहा, भी वो अनपढ़ लोग हैं, कि जी क्या हमें बेवकूफ़ समझते हैं कि हम ऊपर से कह रहे हैं कि हम नाराज़ हैं, इन्होंने हमसे मशवरा नहीं किया। और बाद में जब बिलावल से मुलाकात हो गई इन लोग इसाक डार की, तो जाके ये फिर जो इनके सीनियर लीडर हैं वो बजट इजलास में बैठ भी गए। तो ये इतनी आसानी से इनकी जान खलासी नहीं होने वाली है कि जी हम चूँकि हुकूमत में शामिल नहीं है, हमारी जिम्मेदारी। बेहतरीन पोजीशंस आपने ले लिए जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आप इक़्तिदार भी एंजॉय करें और साथ में ये भी कहें कि हम हुकूमत में शामिल नहीं हैं। तो इम्तियाज़ गुल साहब, फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि ऐसे में तो मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी ने गेम भी कर दिया है कि अब सामने रिप्रेजेंटेशन उनकी है, बजट उनकी हुकूमत उनके मुताबिक पेश कर रही है, सारे सख्त फैसले जो किए जा रहे हैं वहाँ पे बर्डन डाला जा रहा है, और जिसे हम IMF का बजट कह रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें कह रही हैं, तो फिर तो वही बात हुई कि सामने कोई और है और पीछे से डोरे कोई और हिला रहा है। देखिए, वो IMF का बजट मैंने इसलिए कहा कि 2 दिन पहले एक इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने जब PIA की और पाकिस्तान स्टील मिल की बात की, तो उन्होंने ये कहा कि जी हमें IMF ने कहा हुआ है कि इसको आप प्राइवेटाइज़ करें। यानी वो और हाँ, बल्कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ की उन्होंने बात की कि जितने भी सरकारी इदारे IMF ने कहा हुआ है कि इनको आप प्राइवेटाइज़ करें, लिहाजा अब हम PIA को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात, सॉरी मैं जहन से मेरे निकल गया, आपने पूछा क्या था? जी, मैंने मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात की थी कि कहीं उनका, हाँ जी, मुस्लिम लीग की, जी नहीं, मुस्लिम लीग वाले इतने भोले नहीं हैं, वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, उनकी कोई बड़ी मजबूरियाँ होंगी जिसकी वजह से वो फंसे हुए हैं। यानी इतने काके वो नहीं हैं, बड़े बड़े वकील उनके साथ मौजूद हैं काबीना में, आज़म नज़ीर तारड़ जैसे लोग। वो दूसरे तारड़ साहब को तो मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं वो बहुत भले मानस पहुँचे हुए वकील हैं। इसके अलावा और भी बहुत से उनके लीडर हैं जो कुछ हार भी गए हैं। इन सब को मालूम है कि इनकी मजबूरियां क्या हैं। मजबूरी के तहत इन्होंने ज़बरदस्त, ये मैं नहीं कहूँगा गन पॉइंट पे इन्होंने हुकूमत कबूल किया, लेकिन मजबूरी के तहत इन्होंने हुकूमत कबूल की, जानबूझ के। उनको पता था कि क्या क्या मसाइल हैं, लेकिन चूँकि शायद कोई कंप्रोमाइज़ हुआ था, कोई समझौते वगैरह हुए थे, उसमें से ये निकल नहीं सकते थे। अगर निकल जाते तो फिर शायद ये पाकिस्तान में ना रहते। इस वजह से ये इनका रोना धोना बिल्कुल फजूल है, आप कोई इस पर एतबार करने को तैयार नहीं है। ठीक हो गया। ये तो हो गई बजट के हवाले से इम्तियाज़ गुल साहब। अब तहरीक इंसाफ के हवाले से भी आ जाते हैं, और अब बानी PTI की तरफ से महमूद अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया गया है मुज़ाकरात को लेकर, और PTI कह रही है कि हम इस मैंडेट पे कायम भी रहेंगे। ये जो मुज़ाकरात की बात हमें सुनाई दे रही है, ये कि आपको लगता है हतमी मराहिल तक पहुँचेगी, कुछ फ्रूटफुल हो गए मुज़ाकरात? देखिए, मौजूदा सूरत हाल कोई देरपा नहीं है, इसको कहते हैं सस्टेनेबल नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए ना PTI के लिए। यानी ये मैं हुकूमत का तो जिक्र नहीं करता, इसलिए कि इन्होंने तो बामरे मजबूरी हुकूमत ली हुई है। ये एक फेस है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, इस वक्त बहुत वाज़ेह है। अब जब तक इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान यानी PTI के दरमियान कोई समझौता नहीं होता, कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार नहीं किया जाता, उस वक्त तक मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल से निकलना बहुत मुश्किल होगा। चीन हमारे वज़ीर आज़म गए थे, वहाँ पे जो 32 नुकाती एलानिया जारी हुआ उनकी दौरे के बाद, उसमें भी 2-3 नुकात में सियासी अदम इस्तेहकाम की बात की, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की कि अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तो ज़ाहिर है फिर आप इक़्तिसादी मंसूबे पे काम भी कर सकते हैं। तो वो जो सियासी इस्तेहकाम की जो बात है, वो मुल्क के अंदर बड़े सियासी ग्रोहों, बड़े ताकतवर हलकों के दरमियान इत्तेफाक राय के बग़ैर मुमकिन नहीं होता है। और उसकी बड़ी निशानी यही है कि अभी तक पाकिस्तान में कम से कम अभी तक सरमायाकारी, गैर मुल्की सरमायाकारी के कोई बहुत आसार हमें नहीं मिले हैं। अगर वो आ भी जाती है तो उसमें वो ये भी देखते हैं कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है कि नहीं, क्योंकि बुनियादी तौर पे किसी भी मुल्क में कारोबार, इक़्तिसादी तरक्की जुड़ी हुई है कानून की हुक्मरानी से, उसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। तो जब तक रूल ऑफ लॉ के हवाले से गैर मुल्की सरमायाकारों के जहनों में वजाहत नहीं आती है, वो क्लियर नहीं होते कि उनके
मुआहदात की पाबंदी की जाएगी, उन्हें जगह जगह की ठोकरें नहीं खाने पड़ेंगी, कभी एक डिपार्टमेंट कभी दूसरे डिपार्टमेंट, और ये कि उन्हें आनन फानन कभी एक टैक्स कभी दूसरे टैक्स में नहीं फंसाया जाएगा, उस वक्त तक यहाँ पे सरमायाकारी के लिए कोई नहीं आएगा। तो और ये जुड़ा हुआ है रूल ऑफ लॉ से, ये जुड़ा हुआ है हमारे सियासी इस्तेहकाम से, लिहाजा बड़ा ज़रूरी है कि कोई अगर आप मुआहदा अगर हो जाता है, कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार हो जाता है, मैंडेट जो 8 फरवरी के इंतखाबात में जो एक लिहाज से जो बकौल इमरान खान के डाका डाला गया था, जब तक उसका सद्देबाब नहीं होगा ये इंतहाई ज़्यादती होगी कि फॉर्म 45 से 47 का जो सफ़र है उसको आप कबूल ना करते हुए उन्हें कहें कि आप हमारे साथ आके बैठें और आगे की बात करें। पाकिस्तान में 75-76 साल से ये होता रहा है कि माजी को भूल जाएं, आप आगे चलें। जब माजी को भूल जाते हैं तो वो गंद इकट्ठा होता रहता है, वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और हमारी जो मौजूदा सूरत हाल है वो कैंसर से मुख्तलिफ नहीं है। एक अमली तौर पर दिवालिया रियासत है, सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, माली तौर पर हम अमलन दिवालिया हो चुके हैं। जिस मुल्क की आमदनी अगर कम है उसके कर्जाजात से, उसके अखराजात से, तो वो फिर अमलन दिवालिया है। अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बजट के ऊपर और मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया देते हैं। उनके मुताबिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी मईशत बेहतर हो, और जो बैरूनी सरमायाकारी है, बैरून ममालिक जो सरमायाकारी के हवाले से जब तक उनको ये क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम नहीं है, तब तक वो सरमायाकारी का आना, हमारी इकॉनमी का स्टेबल होना एक बहुत बड़ा मसला और चैलेंज रहेगा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। आपको पता है फिटनेस बड़ी ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, और सुबह सुबह एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि आज आपको एक्सरसाइज बताई जाए कि आप वेट लॉस के लिए, ख़ुद को फिट रखने के लिए क्या कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे साथ नसरुल्लाह मशल अंसारी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। Hello, assalamu alaikum everyone. So are you ready for the class? We are starting with warm up. To warm up your muscles. This will be easy for you and will make your workout better. Okay. After warm up, we'll be doing a full-fledged class. Okay, 30 minutes class, and then it's a 15 minutes core workout. Got it? You know what are the meanings of weight loss challenge 45? 30 minutes full body workout and 15 minutes core workouts. Okay, and then we'll be ending with the normally students ladies जो है वो 5 to 8 kgs लेती हैं, men को हम recommend करते हैं 10 kg का इस workout में। तो it's going to be here. आपको make sure करना है कि आपकी while doing this, जिसको Russian twist कहा जाता है, ये करते हुए आपकी knees wiggle ना करें, ठीक है? आपको lean back करना है और tummy को पीछे pull करके रखना है, ठीक है? और फिर हम ये डंबल पकड़ रहे हैं और ज़हन में रखना है आपको साथ साथ सांस लेते रहना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सांस लेते रहेंगे तो आप थकेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके सांस के जरिए जो ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो ट्रैवल करके आपके मसल्स तक जाती है और आप थकते नहीं है, ठीक है? ओके जी। तो इसके बाद अब हम कर रहे हैं डंबल क्रंच। तो इट्स वेरी सिंपल। आपको अपर और लोअर बॉडी को स्क्वीज करना होता है, यहां से लेके तो हम ये जा रहे हैं, 1 एंड बैक। गॉट इट? बहुत आसान है। आप जब करेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे और आप फील करेंगे कि आपका वाकई जो है वो कोर पे काम हो रहा है। अब मैं कोर का भी बता दूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं टमी को लेके कि टमी शायद कोर है। आपकी लेग्स, आपके शोल्डर्स और नेक, इनको हटा दिए जाए तो ये सारा डब्बा जो है ये आपका कोर है। तो मतलब ये जो हम फ्लोर पे वर्कआउट कर रहे होते हैं ये आपके इस डब्बे के लिए, यानी कि कोर के लिए। करेक्ट? ओके। तो अब जो है सिंपली हम थोड़ा सा यहां से अपने आप को स्ट्रेच करते हुए साइड ओब्लिक्स का काम करेंगे। स्लोली अप एंड डाउन। ये सिर्फ आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, ये जो मैं पार्ट नेक वाला कर रहा हूं। नाउ अब अपने हैंड्स जो है बैक ले जाएं
एंड लीन 1, फील द स्ट्रेच हियर, यहां स्ट्रेच आपको फील होना चाहिए, एंड चेंज, ग्रेट जॉब, वंडरफुल वंडरफुल। ओके, ये वाला पार्ट जो है ये हम माउंटेन क्लाइंबर्स का कर रहे हैं। मेक श्योर करें कि आपको अपनी टमी पुल करके रखनी है, ये टमी आपने पुल की हुई है, और आपकी जो नी है वो अपोजिट साइड पे आपके आर्म की तरफ जानी चाहिए, लाइक दिस। ओके, तो पहले हम स्लो करेंगे और फिर जो है स्पीड अप करेंगे। Okay, put it back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Everyone. And change. And change. So much, guys, and I'll see you tomorrow. Take care. Bye bye. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब थोड़ी सी मेंटल हेल्थ की हम बात करेंगे। ज़ाहिर है वर्क प्लेस एनवायरनमेंट का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जहाँ काम करने जा रहे हैं वहाँ आपको माहौल अच्छा मिले, आपकी अच्छी जो कह लें मेंटल पीस में आप काम करें। लेकिन बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जो कह लें मुख्तलिफ़ तरह के चैलेंजेस होते हैं वर्क प्लेस को लेके। कुछ को स्ट्रेस मैनेजमेंट के इश्यूज़ होते हैं, कुछ डेडलाइंस को लेके बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन खुद को फील करते हैं। तो आप अपने काम की जगह को अपने लिए कैसे पीसफुल बना सकते हैं और उसमें आपका क्या रोल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल हो सकता है, या वर्क प्लेस जहाँ आप काम कर रहे हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट या वर्क प्लेस स्ट्रेस के हवाले से बात करेंगे कि इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है। डॉक्टर आफाफ मंजूर हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आप सबसे पहले तो ये जो वर्क प्लेस स्ट्रेस होता है या आपकी काम की जगह का अच्छा होना, पुरसकून होना कितना ज़रूरी है? थैंक यू वेरी मच शर्मिला फॉर हैविंग मी हेयर। और जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह ये है कि अगर आप लाइफ के उस पार्ट में हैं जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने डे का ऑलमोस्ट 60% टाइम जो है वो वर्क प्लेस पे स्पेंड करते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग लाइक 6 to 7 hours, 9 to 5 वाली जॉब है, 9 to 5 जॉब है। अगर आपकी अगर आप टीचिंग में भी हैं तो इट कम्स लाइक 4 o'clock। सो इसका मतलब ये है कि आप ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर टाइम यू आर स्पेंडिंग एट योर वर्क प्लेस। तो इट मीन्स कि आपको वो जो टाइम आप वहाँ स्पेंड कर रहे हैं, आपको उसकी क्वालिटी का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी यू आर रिसीविंग फ्रॉम दैट प्लेस। सिमिलरली हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि जब आप किसी वर्क प्लेस पे हैं तो उसका एनवायरनमेंट जो है वो आपके लिए कितना स्ट्रेंथनिंग है, वो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, वो आपके लिए कितना सूदिंग है। उसकी वजह यह है कि आप चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी में जो भी सब चीज़ें चल रही होती हैं, आपका मेंटल पीस इज़ रियली अटैच टू योर एवरीथिंग। यानी आपने आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो ज़िंदगी के बाकी मामलात हैं, वो सब के साथ आपकी मेंटल हेल्थ के साथ चल रहे होते हैं। अब वर्क प्लेस पे आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं जिनको कि आपको डील करना पड़ सकता है, लेकिन अक्सर हम इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि क्या हम वाकई ही स्ट्रेस में हैं वर्क प्लेस के या नहीं हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या आप स्ट्रेस के अंदर हैं। अब वो स्ट्रेस की कंडीशंस क्या हो सकती हैं? स्ट्रेस की कंडीशंस अगर आप फ्रीक्वेंटली, मैं कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ, अगर आप वो फ्रीक्वेंटली फील कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम some kind of stress at your workplace, right? So एक चीज़ ये है कि if you are feeling like fatigued, if you are feeling like insomnia, कि आपको नींद जो है आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है, आपको स्वेटिंग और बहुत ज़्यादा पैनिक सम टाइम आप हो जाते हैं, इसी तरह से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो रहे हैं, आपका वेट बहुत क्विकली लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है, आपकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो ये चंद इंडिकेटर्स हैं जो इनिशियल लेवल पे आपको स्ट्रेस के साथ जो है ना वो रिलेट करते हैं। यानी आपको फौरी तौर पे ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं अंडर स्ट्रेस हूँ। अब ये सिम्टम्स अगर आप 4 to 6 weeks प्रोलॉन्ग कर जाते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स दैट इट कैन लीड टू ए क्रॉनिक स्ट्रेस विच कैन अल्टीमेटली लीड टूवर्ड्स डिप्रेशन और सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर। सो इट मीन्स कि आपको इन चीज़ों को बहुत
Closely monitor करना है। मॉनिटर करना है, आपको देखना है, फाइंड आउट करना है कि क्या मेरे साथ ये सिम्टम्स हैं। देखिए अमला, वैसे तो हम जो हमारी एंग्जाइटी है दैट इज़ अ पॉजिटिव ट्रेट। अच्छा। यानी आप जब एंग्जाइटी या थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप बहुत सारे वो काम कर जाते हैं जो कि आप हालात में नहीं कर रहे होते। आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती आपकी है। प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। फॉर एग्जांपल के जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि आप जब एग्ज़ाम्स में बैठे हुए होते हैं तो आप 2.5-3 घंटे मुसलसल यू कीप राइटिंग, आप लिखते रहते हैं। वैसे अगर आपको कहा जाए तो आप कभी नहीं लिख पाते। इस तरह से आप ऑफिस में हैं, आपके बॉस ने कोई आपको ऐसा काम दे दिया, असाइनमेंट दे दिया जो कि आपको लगता था कि शायद 1 महीने में होगा, 1 हफ्ते में होगा, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई स्ट्रेस आया है और आपको ये बताया गया कि जी आपने 2 दिन के अंदर ये रिपोर्ट तैयार करके देनी है, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ आप जाती फौरी है। तौर पे उसको जो है ना वो कर लेते हैं। तो इट मीन्स कि दिस इज़ अ पॉजिटिव ट्रेट। अच्छा डॉक्टर आफाफ, इसमें मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ की रियलाइजेशन नहीं होती है। अच्छा, अब एक तो हम स्ट्रेस को आम रूटीन में घर की किसी बात से रिलेट कर देते हैं या बाहर की किसी बात से रिलेट कर देते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम तो ऑफिस में गुजर रहा होता है। फिर जब हम घर जाते हैं तो घर में अगर कोई स्ट्रेस है तो हम उसको फिल्टर नहीं कर पाते कि काम की वजह से या घर की वजह से। अब वो फिल्टर करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों सिचुएशन में स्ट्रेस तो है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें फिल्टर करके उस पर ओवरकम करने के लिए भी तो कोई प्रिकॉशन करना है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें वही बात है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये आपने नोटिस भी की होगी कि ये जो हम बाकी स्ट्रेसेस को तो बड़ी जल्दी एक्सेप्ट भी करते हैं और उस पर हम बात भी समटाइम्स कर लेते हैं, लेकिन वर्क स्ट्रेस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और हम उसके पर बात भी नहीं कर पाते। यानी हमें लगता है कि शायद ये भी वैसे ही कामों का एक हिस्सा है, यानी जो आपको लिस्ट मिली हुई ना, आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो ये भी उसी का कोई पार्ट है और हम उसके अंदर We signed up for this stress. Yes, we are signed up for this stress. और हम उसमें इतना इम्यून हो जाते हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता दैट वी आर डिप इनटू दैट। और फिर होता क्या है कि बेसिकली जब आपका इमोशनल ब्रेन, आपका इमोशनल कॉग्निशन आपकी लॉजिकल ब्रेन के ऊपर ओवरकम होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको पता है सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और वर्क स्ट्रेस आपकी, जैसे मैंने कहा कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस समहाउ एक ख़ास मिकदार तक जब आपके पास आता है तो वो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जब आप मुसलसल स्ट्रेस की पोजीशन में रहते हैं या एंग्जाइटी की पोजीशन में रहते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट होती है, आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। इट मीन्स कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते और ये फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ फ़िल्टर करना ज़रूरी नहीं है बल्कि उसके बाद फिर उसको लिमिटाइज करना भी ज़रूरी है। यानी आपको पता होना चाहिए, यानी आप डोंट टेक इट स्ट्रेस लाइक योर होमवर्क। अच्छा, एक और अब फैक्टर है, कोविड के दिनों में हमने देखा था कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट बहुत निकला और फिर लोगों ने घरों से काम करना शुरू किया। उसमें शायद एम्प्लॉयज़ को भी गलत आदत पड़ गई और ऑर्गेनाइजेशन या जिनके लिए वो काम कर रहे थे उनको भी गलत आदत पड़ गई कि अब उन्हें लगता है कि घर पे आप अगर घर ऑफिस से गए हैं तो यू आर 24/7 अवेलेबल। आप अपने फ़ोन के ऊपर हर जगह पे अवेलेबल हैं और आपको किसी भी टाइम में कोई भी काम असाइन कर सकते हैं। दो कि ये आपका एक जॉब का टाइम होना चाहिए, बट अब जो लोग घर जाते हैं उनके लिए भी होता है कि जी हमने ये काम भी करना है वो भी करना है। सो ये जो वर्क फ्रॉम होम के बाद हमारा एक मसला शुरू हो गया कि हम 24 घंटे हमारा काम में ही दिमाग उलझा हुआ है, वो कैसे होगा सॉल्व? एक्चुअली इनको हम थोड़ा वर्क एथिक्स में लेके आते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वर्क एथिक्स ना तो कंपनीज उन पे फॉलो करती हैं और ना ही उन्होंने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी इस चीज़ की रियलाइजेशन रहने दी है कि वर्क एथिक्स क्या चीज़ होते हैं और उसकी लिमिट्स क्या हैं और टाइम ड्यूरेशन क्या है। और ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट आउट किया कि आफ्टर कोविड ये चीज़ हमें ज़्यादा देखने में मिली, क्योंकि उससे पहले तो हम अक्सर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में तो ये बहुत क्लियर एम्प्लॉयज़ समटाइम्स अवॉइड करने के लिए कि हम तो ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं होते, हमारे तो कोई कांटेक्ट नहीं है, इंटरनेट नहीं है। लेकिन जब से ये सारा कोविड का सिलसिला शुरू हुआ और ऑनलाइन सब चीज़ें हो गई तो ये एज्यूम कर लिया गया कि आपके पास ऑल द टाइम इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास ऑल द टाइम कनेक्टिविटी जो है वो अवेलेबल है। सो अब क्या होता है कि आपको रात के भी किसी टाइम मैसेज आ रहा होता है, ईमेल्स आ रही होती हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखें तो जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपनी लिमिट्स और टाइम बाउंड्रीज रखी हुई हैं। 9 to 5 की आपकी जॉब है, 5 बजे अगर आपको ईमेल भी करनी है तो Yeah. आपको 5 PM से पहले आपने वो ईमेल भी करनी है और आपको उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए और भी आपको आप रिस्पॉन्स अगर 5 बजे के बाद आप ईमेल करेंगे तो आपको अगली सुबह आएगा 9 बजे, आपको 5 बजे के बाद नहीं अच्छा आएगा। देखें, ये चीज़ें ना आपको खुद भी मैच्योर करनी है। बाज़ औक़ात हम इतना अपने आप को
उसमें इम्यून कर लेते हैं कि हम अपने ऊपर भी खुद ही कुछ चीज़ें फ़र्ज कर लेते हैं। यही बात है, मतलब समटाइम्स हम ये समझते हैं कि शायद हमारी ये ओवर एफिशिएंसी जो है ना, इट विल हेल्प अस टू बूस्ट आवर पोजीशन, या हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन भाई आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप कितना भी काम कर लेंगे ना, आपकी एक लिमिट है और आप उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं। क्या आप ये सोचें कि अगर आप एक्स्ट्रा ईमेल्स के रिस्पॉन्स करते हैं या एडिशनल टाइम देते हैं तो क्या आपको उससे कोई एडिशनल सैलरी मिलने वाली है? क्या कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। एंड रिमेंबर योरसेल्फ कि आप सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हैं। और फिर एक चीज़ ज़रूर याद रखें, जहन में रखें कि जब एम्प्लॉयमेंट आप करें या जॉब करें तो उसका मेन प्राइम पर्पस क्या है? दैट इज़ कि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। ब्रेड एंड बटर के साथ साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। यानी आप अपने आप को टेंशन फ्री करने के लिए तो जॉब करते हैं कि आप एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अगर आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून करने की बजाय आपने ज़्यादा मुश्किल कर लिया है, तो इट मींस दैट यू हैव टू रिव्यू दैट। एग्जैक्टली, आपको उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आफाफ, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया जी। वर्क स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? अपने टाइम्स को बाउंड करें और रिस्ट्रिक्ट करें कि आपका टाइम जो है काम का, उसमें आपने जो एंजाइटी है या आपको स्ट्रेस है उसको मैनेज करने की कोशिश करें। इस पे ऑन एंड ऑफ बात करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी। स्किन के हवाले से हम बात करेंगे कि आपको अपनी स्किन के हवाले से कैसे ख्याल रखना है, आपकी स्किन में कौन से इश्यूज़ हैं जो ट्रिगर हो सकते हैं, और अच्छी स्किन आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा करती है। दो कि बहुत सारे लोगों को स्किन सेंसिटिव होती है, मुख्तलिफ तरह की स्किन होती है, उस पर किस तरह की चीज़ें आप अप्लाई करनी चाहिए। ओवरऑल स्किन हेल्थ को लेकर हम आज बात करेंगे। डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, इनको हम खुश आमदीद कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर काशिफ, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आई होप यू आर डूइंग वेल। Assalamu alaikum. Thank you very much for having me, and it's indeed a pleasure to be on public news, and it's good. And माशाल्लाह मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, and इंशाल्लाह आप सारे जवाब दे सके और हेल्प कर सकें। परफेक्ट। डॉक्टर काशिफ, आज वर्ल्ड एल्बिनिज्म डे है, इससे आगाही का आलमी दिन है। मैं चाहूँगी इस टर्म को हमारे देखने वालों के लिए थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि बेसिकली ये होता क्या है बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, और इसको किस तरह से क्या वजूहात होती हैं बेसिकली। बिल्कुल। अच्छा, एल्बिनिज्म जिसको हम आम ज़बान में सूरजमुखी कहते हैं, ये एक इनहेरिटेड एक ऐसी डिजीज है जिसका अभी तक हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चल सका है। इसमें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, आपके जो हेयर निकलते हैं वो गोल्डन होते हैं। बेसिकली इसमें हमारी स्किन में एक मेलेनिन होता है, वो कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि वो गायब हो जाता है। मेलेनिन जो हमारी स्किन को ब्राउन या डार्क शेड देता है, वो भी बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर मेलेनिन बिल्कुल खत्म हो जाता है बाय बर्थ। इसका अभी तक कॉज हमें पता नहीं चल रहा है। एक कॉज ये पता चला है कि फैमिलीज में कुछ में होता है जिसको हमें डील करना पड़ता है, लेकिन ये मैं बता दूं ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है, लगने वाली नहीं है। इसमें हम लोगों को बिला वजह वो कर देते हैं कि बेचारे वो अलग कर देते हैं उनको। दे आर वेरी नॉर्मल पीपल, दे कैन गेट मैरिड, दे कैन हैव चिल्ड्रन, दे कैन हैव एवरीथिंग। सो इसको बिल्कुल आप ये मत सोचें कि कोई बीमारी है या कोई वो ऐसी है कि कोई अछूती बीमारी है जो लग जाती है, लोग एकदम से इनको आउटकास्ट कर देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। इट इज अ वेरी रेयर, बहुत कम होती है। ये स्किन कंडीशन है जो कि जेनेटिक होती है, एल्बिनिज्म कहते हैं। आम उर्दू जबान में हम लोग उसको सूरजमुखी कहते हैं। और इसके अंदर बस ये होता है कि पेशेंट को धूप से बचाना होता है। सनलाइट में जाके उसकी स्किन बहुत डार्क हो जाती है, रेड हो जाती है, और उसको बहुत सन से एलर्जी होती है। अच्छा डॉक्टर आशिफ, आपने खुद भी कहा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हम एक बंदे को बहुत ही लेफ्ट आउट फील कराएं या उसको कोई इस तरह की अछूत बीमारी है कि उससे बात ना की जाए या उसको अपने से दूर रखा जाए। लेकिन आप मुझे इस हवाले से बताइए, क्या ये एशियन जो स्किन टोन्स हैं उनमें ज़्यादा इशू होता है, या हम इसमें देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोगों को इस तरह का एल्बिनिज्म का इशू होता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए इसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, बिकॉज उनके ऑलरेडी उनकी बॉडी में, उनके स्किन में मेलेनिन कम होता है, उनमें ज़्यादा होता है। लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि किसको ज़्यादा है, लेकिन यस वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा है। ये हमारे एशियन स्किन में भी हो सकता है, और ये बहुत रेयर है, बहुत कॉमन नहीं है। लेकिन चूंकि ये बहुत कम है इसलिए लोग इसको
बहुत अजीब सा समझते हैं और पेशेंट को लेफ्ट आउट फील करते हैं। आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, दे वेरी नॉर्मल, उनकी आराम से शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, बस ये कोशिश करें कि उनकी शादी फैमिली में ना हो, क्योंकि जेनेटिक डिस्पोजिशन होती है और जेनेटिक्स का आपको पता है उसमें हम कुछ खास नहीं कर सकते। यानी आपके मुताबिक ये एक जेनेटिक बीमारी है, जो बीमारी तो नहीं, डिसऑर्डर भी नहीं है, एक जेनेटिक चीज़ है जो जनरेशन से जनरेशन कन्वर्ट होती है, और इसके लिए अवॉइड ये किया जा सकता है कि आप इंटरकास्ट मैरिजेज या फैमिली के अंदर शादियां उस तरह से ना करें। यू आर सेइंग लाइक दैट, राइट? जी, कोशिश करें ना। देखिए, हमें तो एज अ डॉक्टर जरा सा भी कोई आ जाता है तो हमारा काम है लोगों को बता देना, आप लोगों को आगाही दे देना। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि इसके अंदर आपने सन एक्सपोजर बचाना है, पेशेंट बहुत ज्यादा सन एक्सपोज ना हो। ठीक है। उसकी ये ना हो कि धूप में निकले, अगर धूप में निकलता है तो सन ब्लॉक जरूर यूज करे, डार्क ग्लासेस पहन ले, अपने आप को वो जितना ज्यादा सेफ करे। आइडियली तो ऐसे पेशेंट्स को इंडोर ही रहना चाहिए। कुछ जॉब्स भी ऐसी करनी चाहिए, एज अ डॉक्टर कर सकते हैं, वो एज अ नर्स काम कर सकते हैं, एज अ टीचर कर सकते हैं, जो कि इंडोर वाली हो। आउटडोर जॉब्स को अवॉइड करें क्योंकि उसमें उनकी स्किन पील हो सकती है, बहुत रेडनेस हो सकती है, बहुत बर्निंग हो सकती है, जिसकी वजह से आगे जाके उनको मसला आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ट्रीटेबल है ये जो भी मामला है या नहीं? इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है? जी, देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि ट्रीटेबल है, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपके जीन्स में होती हैं, तो उसको और फिर बाय द टाइम ये पूरी बॉडी पर ही होता है। आपको पता है बाल भी आपके होते हैं, बाय बर्थ होता है और एकदम पड़ रहा होता है। लोग थोड़ा सा इसको कंफ्यूज करते हैं विटिलिगो से। विटिलिगो क्या है? जो आपका जो बरस हो जाता है, लेकिन वो अलग चीज है। उसको हम कुछ हद तक ट्रीट कर सकते हैं अगर हम जल्दी उसको ट्रीट करें, लेकिन इसमें हम कुछ खास हेल्प नहीं कर सकते। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी लेकिन मच। हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है ना, सूरजमुखी वाले पेशेंट्स की तरफ हमें करना होता है। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर काशिफ, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। इस हवाले से जी अवेयरनेस दे रहे थे कि अल्बिनिज्म वाले लोगों को आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं है, दे आर नॉर्मल पीपल, बस उनके अंदर एक ऐसा जो कह लें मादा जो है वो कमी होती है, जिसको आप शायद बहुत सारे लोगों में होती है। और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा हमारी एशियन स्किन टोन्स के अंदर इस तरह का इशू नहीं होता, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी को ऐसा इशू है तो आप धूप को अवॉइड करें, इंडोर काम करें, यही एहतियात है। एंड इट्स नॉट ट्रीटेबल, हम इसको उस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि जेनेटिक डिजीज। इस हवाले से हम आपके बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जान फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाया, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाया। पहले गुल फिर गुल बदर फिर गुल बादाम हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। ज़बरदस्त। रुहेल वकास हमारे साथ मौजूद हैं, गा रहे थे, आप इनकी आवाज़ सुन रहे थे। इसके साथ साथ मिस्टर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को खुश आमदीद, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
आज ही शहनशाह गज़ल और जो कहा जाए कि वो फ़नकार जो बहुत अजीम फ़नकार थे, आज उनकी 12वीं बरसी मनाई जा रही है। मेहदी हसन साहब की हम बात कर रहे हैं। उनकी आवाज़, उनके गीत, उनकी गज़लें आज भी उसी तरह से जो कह लें उसमें वो तासीर है जो पहले हुआ करती थी, और अब भी नए जो सिंगर्स हैं उनसे इंस्पायर्ड हैं, उनको गाते हैं, उनको सुनते हैं। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब को हम आज याद कर रहे हैं। आज उनकी 12वीं बरसी है। हमारे साथ सिंगर्स मौजूद हैं। रुहेल, मुझे तो ये बताएं पहले कि कब से आप गाना गा रहे हैं, और क्या सिर्फ मेहदी हसन साहब को ही गाते हैं आप? नहीं, मेहदी हसन साहब को हम सुनते हैं क्योंकि हमारे जितने भी बड़े लेजेंड हैं जी, हम उनसे इंस्पायर होते हैं, उनको सुन के मतलब कि म्यूज़िक को हम मतलब कि हम म्यूज़िक सीखते हैं। तो बेसिकल मेरा स्टाइल, मेरा जोनरा हो रहा है गाने का। ठीक है, ठीक जी, है। तो साहब मेहदी हसन साहब को भी कोशिश करते हैं गाने कब से की। गा रहे हैं आप? मुझे 8 साल हो गए। 8 जी, साल हो जी। गए हैं। तो आपके अपने सिंगल्स भी हैं या अभी आप कवर्स कर रहे हैं? हाँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एल्बम हो चुकी है। ओके, ठीक है। ज़बरदस्त। अभी 4 गाने मेरे और भी आ रहे हैं। ठीक है। तो उसके अलावा कॉन्सर्ट वगैरह इवेंट्स चलते रहते तो हैं। कुछ और सुनाए हमें। हाँ श्योर, ये भी साहब मेहदी हसन साहब की गज़ल है, फिर उसके बाद एक अपना ऑफिशियल ट्रैक। ज़रूर ज़रूर। रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही से ही आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही से ही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही से ही किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही से ही। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट में किसको ज़्यादा सुनते हैं, किसकी जो आपको म्यूज़िक है बहुत पसंद है? वो आतिफ असलम है। मतलब आतिफ असलम। हाँ जी। अच्छा। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और क्रिकेट पे हम बात करेंगे। कल जी यूएसए और इंडिया का मैच था। शुरू में ऐसे लग रहा था कि शायद इंडिया ने भी आईएमएफ से कर्जा लिया हुआ है और जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा था उसी तरह से इंडिया ने खेलना शुरू किया, लेकिन बाद में हालात बदल गए, वाक़यात बदल गए और इंडिया जीत गया। मुसलसल इवेंट में जी तीसरी कामयाबी समेटी है इंडिया ने। और अभी जो कुछ देर पहले वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड का मैच जारी था उसमें वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त दे दी है। सो अभी तक ओवरऑल जो पाकिस्तानी टीम के अलावा मैचेस अच्छे जा रहे हैं, अच्छा मोमेंटम बन रहा है, अच्छी हाइप है। इसी पे तज्जिया ले लेते हैं कि इंडियन टीम ने मुसलसल तीसरी कामयाबी समेटी है। दो कि पाकिस्तान ने कनाडा से जीता है मैच एक, लेकिन अभी क्या सूरत हाल है। और इंडिया ने तो क्वालिफाई कर लिया है टॉप 8 में। अहमर नजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच अहमर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। एमर, मैचेस तो आप देख रहे होंगे। कल के मैच पे सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे इंडिया वर्सेस यूएसए। यूएसए इज़ अपेयरिंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। समटाइम्स हमने पहले मैच में देखा है, और अब इंडिया के अलावा भी उन्होंने देखा जाए तो स्टार्ट में एक अच्छी गेम खेली थी, लेकिन दो ज़ाहिर है इंडिया एक स्ट्रॉन्गर साइड तो है बहरहाल। यूएसए ना, वो कहते हैं वो किस्मत पूरी नहीं होती थी कि क्या निकल जाए बीच में से। ये वो चीज़ है कि मतलब टूर्नामेंट से पहले कि यूएसए बेसिकली उन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ के बहुत अच्छे कुछ प्लेयर्स जो हैं उनको इकट्ठा कर लिया और बड़ी फॉर्मिडेबल साइड बना ली कल। बल्कि उनकी साइड से ओपन जिन्होंने किया वो शायान जहांगीर थे, पाकिस्तान अंडर 19 का प्लेयर ने जो है वो पहले पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है। फिर अभी इनके स्क्वाड में शामिल नहीं है समी असलम, पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर वो भी हैं। बड़े प्लेयर यूएसए में क्रिकेट खेल रहे हैं, काफी कंट्रीज के, इंडिया के काफी सारे प्लेयर खेल रहे हैं जो इंडिया की स्टेट क्रिकेट खेले हुए हैं, डिफरेंट लेवल पे खेले हुए हैं, वो यूएसए की टीम का पार्ट है। तो काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। और दूसरा ये कि मैं इस यूएसए तो अच्छी क्रिकेट खेल ही रही है, मैं इंडिया को इसलिए अप्रिशिएट करूंगा कि जिस सिचुएशन में वो आ गए थे, नॉर्मली अगर हम होते तो हम थोड़े पैनिक कर जाते। लेकिन आप देखें कि हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट नुकता ये है कि हमारे पास जो पावर हिटर है ना, वो एक ही स्टाइल से खेलना जानते हैं कि उनको हिट मार या मतलब हिट मारें जो कि उनसे लगती नहीं है। सिंगल डबल या इस तरह की विकेट पर रुक के मैच को लेके चलना उनको नहीं आता, जिनको हम पावर हिटर कहते हैं। उनके दो ऐसे प्लेयर काइंड ऑफ हिटिंग के रोल में रखा हुआ है कि वो तेज खेलेंगे, जैसे शिवांग दुबे और सूर्या कुमार यादव। आप देखिए किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दोनों ने खेला, लाइक अ प्रॉपर बैट्समैन, और मैच को फिनिश करके आए। और ये ऐसे नहीं होता, 82 फर्स्ट क्लास मैच है सूर्या कुमार यादव के, तो ये लॉन्ग फॉर्मेट खेलने से आप प्लेयर बनते हैं। तो जो हमारा प्लेयर खेलना नहीं चाहते, भागना चाहते हैं, और वो कहते हैं सिर्फ हमें लीग क्रिकेट खिलाओ, पैसा कमाओ और बाहर निकल। ये बात अमर आपने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की है कि लॉन्ग फॉर्मेट या जिससे हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, वो प्लेयर की जो स्किल है उसको पॉलिश करने में, और वैसे भी पेशेंस मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको टेस्ट क्रिकेट सिखाता है। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हमने टेस्ट क्रिकेट ना उस तरह से देखा है। हम लीग्स, T20s, इवन T10s को लेकर इतने जो कहने बेहतर उसको करना की कोशिश में है कि हम शायद लॉन्ग फॉर्मेट की गेम्स नहीं खेले, और इसकी वजह से हमारे प्लेयर्स के अंदर वो फ्लॉज नजर आते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं जरा आम देखने वालों को भी समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अनमरा, अगर आपका कोई इस टेलीविजन पे बैठ के 4 से 8 घंटे की ट्रांसमिशन अगर आप कर लेंगी ना, तो आपके लिए 1 घंटे का प्रोग्राम कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि आपको हर लिहाज से आपका स्टैमिना डेवलप हो जाता है, आपका हर चीज। इसी तरह से जो लॉन्ग फॉर्मेट होता है वो खेलने से आपका स्किल इतना बड़ा हो जाता है, पेशेंस आप आ जाता है, आपको गेम सेंस आ जाती है, हर लिहाज से यानी आप ग्रूम कर जाते हैं कि फिर जो जितना छोटा फॉर्मेट होगा आपके लिए उतना इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक छोटा फॉर्मेट T20 खेलेंगे तो फिर आपका स्किल सिर्फ 20 ओवर का रह जाएगा, और वो रह के फिर और छोटा हो जाएगा। आप ये देखते हैं ना कि अक्सर प्लेयर आप कहते हैं कि टीम में आया, शुरू में तो बड़ा अच्छा खेल रहा था, बाद में इसको क्या हो गया। वो यही होता है कि वो बाद में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना छोड़ देता है, लंबी क्रिकेट खेलना छोड़ देता है, सिर्फ पैसे कमाना चाहता है, लीग क्रिकेट खेलना चाहता है। तो इस वजह से उसका स्किल जो है वो ऊपर जाने के बजाय नीचे चला जाता है, और वो परफॉर्मेंस को लेके स्ट्रगल करता है। सेकंड चीज फिटनेस, ये प्लेयर फिटनेस पे काम नहीं करते, इन्होंने फिटनेस पे काम छोड़ दिया, जिसकी वजह से आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छी फिटनेस ही आपको हेल्प आउट करती है अच्छी परफॉर्मेंस देने में। आप देखिए आम लोगों को समझ नहीं है, ये जो जब प्रेशर पड़ता है ना आपकी बॉडी पे, वो आपकी बॉडी क्रम्बल करना शुरू कर देती है। लेकिन जब आपकी फिटनेस, तो आपकी बॉडी के अंदर वो एबिलिटी होती है कि एक्स्ट्रा प्रेशर को एब्जॉर्ब करना अपने अंदर। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि बड़ा मैटर करती हैं। विदाउट फिटनेस कोई सवाल ही नहीं आपकी। और फिर हम जब इतने बड़े प्लेयर्स हमने देखा है T20 फॉर्मेट की, जहाँ बात करें अमर, हमारी टीम में बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। बाबर आजम इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वो टॉप बैटर रहे हैं दुनिया भर में, उन्होंने किया है। लेकिन दूसरी जानिब जब हम उनका कंपैरिजन विराट कोहली से करते हैं तो फिटनेस में बात आती है, जहाँ पे कि विराट ने अभी तक अपनी फिटनेस को जैसे रखा हुआ है, और मेरे ख्याल से ओवरऑल दुनिया भर के जितने टॉप प्लेयर्स हैं उनके लिए फिटनेस बहुत मैटर करती है, और तभी वो अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हैं और अपनी पोजीशन को सस्टेन भी कर पाते हैं। इसको मैं फिर बड़े देसी अल्फाज में समझाऊंगा कि फॉर एग्जांपल आप कहें कि कोई एक एंकर पर्सन बड़ा टैलेंटेड है, लेकिन अगर उसके बोलने का स्टेमिना नहीं है, उसकी एक वो ग्रूमिंग और प्रैक्टिस नहीं हुई, वो जितना मर्जी टैलेंटेड हो, वो 10-15 मिनट में थक के बैठ जाएगा और अपने पोटेंशियल से नीचे चला जाएगा। ये इसी तरह क्रिकेट में भी होता है, जब तक आपकी फिटनेस सर्टेन लेवल पे आपने डेवलप नहीं की, तो आप जो है वो एक खास लेवल पे जाके परफॉर्म नहीं कर सकते, आप थक जाते हैं मेंटली भी और फिजिकली भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्लेयर क्यों नहीं कहते कि उसमें हार्डवर्क करना पड़ता है सर्टेन फिटनेस को अचीव करने के लिए, कहते हैं क्यों इतनी मेहनत करें।
तो कम मेहनत। लीग क्रिकेट का क्या है, लीग क्रिकेट में प्लेयर क्यों परफॉर्म करता है? क्योंकि उसमें फिटनेस का कोई स्टैंडर्ड नहीं देखा जाता, या उसमें कम मेहनत पैसा ज्यादा। इसी वजह से ये लीग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, पर ये नहीं समझते कि जिस दिन ये नेशनल टीम से फारिग हो गए ना, तो लीग में इनको कौन लीग लेगा? क्रिकेट नहीं बुलाएंगी, अच्छी लीग फारिग कर देंगी, इनका कैरियर छोटा हो जाएगा। यार यही बात तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि जब तक आप नेशनल टीम के हिस्सा हैं तभी लीग्स आपको बुला भी रही हैं और आप परफॉर्म भी कर लेते हैं कहीं ना कहीं, और जब आप अपने मुल्क के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप लीग्स में परफॉर्म करके क्या फर्दर टाइमिंग आप कर लेंगे। अच्छा, अब पाकिस्तानी टीम के लिए अमर अगर मगर की सूरत हाल है कि अगर इंडिया तो चूँकि क्वालिफाई कर गया और हमने उससे ही कंपैरिजन करते हैं जी, इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, ये वाली बातें तो हम हमेशा करते हैं। अब पाकिस्तान के लिए अगर और मगर है, अब ये अगर मगर बहुत ही अनरियलिस्टिक बात है, लेकिन स्टिल क्या करें? देखिए हमेशा ही अगर मगर पे रहते हैं। अभी ये रिसेंट जितने भी आईसीसी के इवेंट्स हुए हैं पिछले 5 साल के अंदर, उसमें 2021 के वर्ल्ड कप के अलावा हम हमेशा अगर मगर में रहे हर इवेंट में। तो अगर मगर का सिलसिला तो हमारे साथ कांस्टेंट है ओवरऑल हमारी हिस्ट्री में भी, वैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप की या आईसीसी इवेंट्स की तो हमारे साथ रहता है। वो यही है ना कि हम किसी के अगर होते, कोई हमारे मगर होता, तो ये वो वाली बात ही है कि वही मुझे नजर आ रही है इसमें पाकिस्तानी टीम की। बस सिंपल सिनेरियो ये है कि यूएसए को जो आयरलैंड हरा दे और हम जो है वो लास्ट मैच आयरलैंड को हरा दें, ये सिंपलेस्ट सिनेरियो है पाकिस्तान का आगे क्वालिफाई करने। होता हुआ नजर आ रहा है? हो सकता है, लेकिन ये है कि यूएसए क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रही है। मुझे लगता है कि यूएसए आयरलैंड को टफ टाइम देगी। मुझे फील होता है कि ऑन पेपर अपनी होम कंडीशंस की वजह से यूएसए बेहतर साइड है आयरलैंड से, लेकिन आयरलैंड भी अच्छी टीम है कि ये 50-50 है। 50-50 है। अच्छा जी अमर, अब आगे का जो टूर्नामेंट है, जाहिर है पाकिस्तानी टीम के लिए ये वाला टूर्नामेंट तो हम वही बात है कि हमने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हम इतने ज़्यादा होपफुल हो भी नहीं सकते। आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, जो गलतियां हमने की हैं जिसके मुताबिक मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि बड़ी सर्जरी हम करेंगे टीम के अंदर, इस बड़ी सर्जरी के बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी है वो आपको लगता है कि पेशेंट रिकवर करेगा उस सर्जरी के बाद? देखिए मोहसिन नकवी साहब से मैं क्या कहूँ कि मोहसिन नकवी साहब ये काम तो आपने खराब किया है मादरत के साथ। आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया जिसको कभी भी किसी से भी पूछ लें कि यार किसी क्रिकेटर से, कोई ये नहीं कहता कि इज कैप्टन, वो हमेशा यही कहता है इसको कैप्टनसी नहीं करनी आती, इट्स नॉट हिज पीस ऑफ केक। आपने उसको बुला के कप्तान बनाया, 4 साल वो पाकिस्तान का कप्तान रहा है, इतनी उसने मिस्टेक्स की हैं, उसके बाद आपने 2 महीने बाद उसको वापस बुला लिया। तो सर सर्जरी तो आप थोड़ी सी आप भी अपनी करवाए ना सर, क्योंकि आपने ही तो गलत डिसीजन लिया है एक प्लेयर को कप्तान बना के जिससे कप्तानी नहीं आती है, तो सर्जरी तो ये होनी चाहिए ना। तो मेरा ख्याल ये है कि आपको अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बाबर आजम को कप्तान रखेंगे तो रिजल्ट ऐसे ही रहेंगे। सिर्फ ये नहीं कि कप्तानी है, फैक्टर्स और भी बहुत सारे हैं, परफॉर्मेंस नहीं है, टीम में ग्रुपिंग है इन 3-4 प्लेयरों की जो कि बाहर से प्लेयरों को एडजस्ट नहीं होने देते हैं, और डिजर्विंग प्लेयर बाहर बैठे होते हैं, फिटनेस का प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, टीम यूनिटी का प्रॉब्लम है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो कि रिजॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन टाइम पीछे बहुत कम रह गया, 6 महीने रह गए। कोई बात नहीं, हमें एंड मोमेंट पे तो आदत है अमर कुछ भी करने की। हम आखिरी कोई 10 दिन पहले तो अपनी टीम अनाउंस करते हैं, आप कैसी बातें करें? टाइम बहुत, 6 महीने तो इनको लगता है इनके लिए 6 साल होंगे इनके लिए पीसीबी के लिए। हाँ देखिए ना, नॉन स्टेबल बोर्ड है ना। देखिए आप पाकिस्तान क्रिकेट चेयरमैन है, वो मुनस्सिर करते हैं सारे, क्योंकि उनको तो क्रिकेट का आइडिया नहीं है, तो उनको डिपेंड करना पड़ता है क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोगों के ऊपर। और जो 2 टॉप के लोग बैठे हैं क्रिकेट बोर्ड में, एक काले कोट वाला इसको आपने एक बड़ी पोजीशन में बिठा दिया है, वो तो आपकी क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। मैं हर प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि आप क्रिकेट पे तो बात करते हैं, क्रिकेटर्स पे ये जो पीछे बैठ के जो ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो हर चेयरमैन पीसीबी को अपने शीशे में उतार लेते हैं, उनकी जी हुजूरी करते हैं और वो सरवाइव करते हैं। चेयरमैन निकल जाता है, प्लेयर निकल जाते हैं। ये इन लोगों का अहाता करें, इनको पीसीबी से 2 जो टॉप पोजीशन में, स्पेशली एक वो काले कोट वाला, उसको निकालें। लोग समझ गए मैं जिसकी बात कर, सब समझ गए हैं, लोग बड़े समझदार हैं मर, सब समझ गए हम भी। थैंक यू वेरी मच। अहमद नजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के ऊपर अपना तजिया दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी कल। फीडबैक सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।